नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने खान सर के बिहार दरोगा सेट बुक से 1 से लेकर 50 प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयास किया है। आज के क्लास में हम लोग 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को समझेंगे और बहुत विस्तार से समझेंगे। किसी ने कमेंट भी किया है कि एक दिन में एक सेट कंप्लीट कराया जाए। मैं करा सकता हूँ, पर वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं सोचता हूँ पार्ट वाइज 2 पार्ट में एक सेट को कराएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, किसने पुस्तक शाइनिंग शीथ यूथ ऑफ इंडिया का विमोचन किया है? तो इसका विमोचन किया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में गुरु तेग बहादुर, जो सिखों का 9वें गुरु थे, उनकी 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में इस पुस्तक का विमोचन किया। अच्छा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंजाबी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी हैं डॉक्टर प्रभलीन सिंह। इन्होंने इसे लिखा है और विमोचन किया डॉक्टर राजनाथ सिंह ने। कुछ नवीनतम पुस्तकें हम लोग देख लेते हैं। एक नवीनतम पुस्तक आई है, पुस्तक का नाम है कृष्णा द सेवंथ सेंस, देवाशीष चटर्जी के द्वारा लिखा गया। भारत के वित्त मंत्री इसके लेखक कौन है? वित्त मंत्री इसके लेखक है ए के भट्टाचार्य। कौन है? ए के भट्टाचार्य। अजय तू योगी आदित्यनाथ इस पुस्तक के लेखक है शांतनु गुप्ता। कौन है? शांतनु गुप्ता। एक और सचिन तेंदुलकर पे बुक आई है, सचिन एट द 50 द सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। इसके लेखक है बोरिया मजुमदार। कौन है? बोरिया मजुमदार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, बाजरा मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो बाजरा मिशन शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाजरा मिशन शुरू किया है। इसके तहत किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। अच्छा, कुछ और छत्तीसगढ़ के हम लोग योजनाओं को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ ने एक योजना शुरू किया है, हमर बेटी हमर मान योजना। हमर बेटी हमर मान योजना ये शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने ही महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना भी प्रारंभ किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ही स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ही मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है। ये सारी योजनाएं जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। अच्छा, उत्तराखंड की बात आई तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात आई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना प्रारंभ किया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन प्रारंभ किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और झारखंड की बात करें तो अबुआ आवास योजना ये शुरू किया है झारखंड सरकार ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा है? तो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया बिहार का जहानाबाद। कौन सा जिला बना है? जहानाबाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहानाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमारा परियोजना, ये जो डगमारा परियोजना है यह किस नदी पर प्रस्तावित है? तो ये जो परियोजना है यह बनेगी कौन सी नदी पर? कोसी नदी पर बनेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी? कोसी नदी। कोसी बेसिन में विद्युत संकट दूर करने के उद्देश्य से इस परियोजना को प्रारंभ करने की योजना है। अब यह भपटियाही दूधेला में स्थापित करने को लेकर डीपीआर बनाया जा रहा है, जिससे लगभग 126 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने का लक्ष्य रखा गया। चलिए अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि निर्भर करती है, यानी लोलक का जो टाइम पीरियड होता है वह किस पे निर्भर करता है? तो लोलक की लंबाई के ऊपर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोलक की कालावधि का सूत्र होता है T = 2π√L/G, जहाँ L होता है लोलक की लंबाई और G होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, जैसे L का मान बढ़ाएंगे तो उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे लोलक की लंबाई बढ़ेगी उसका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? ये वाट होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी क्या होती है? वाट होती है। वहीं बात करें वोल्ट, तो यह विभवांतर का ऐसा यूनिट है, विभवांतर का ऐसा यूनिट है। एम्पियर यह विद्युत धारा का ऐसा यूनिट है, किसकी? विद्युत धारा का। और आवेश का कूलम, आवेश का ऐसा यूनिट कूलम होता है। चलिए प्रश्न है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता जो है यह किस उपकरण से नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। वहीं बात करें लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापते हैं, दूध की शुद्धता नापते हैं हाइड्रोमीटर से। तो हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं हम लोग? द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, डेंसिटी, घनत्व नापते हैं हाइड्रोमीटर से। और ओडोमीटर से ओडोमीटर से क्या नापते हैं? वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को नापते हैं ओडोमीटर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आवृत्ति को हम लोग जो नापते हैं उसकी इकाई होती है हर्ज। क्या होती है? हर्ज। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वह हर्ज होती है। कोई आवर्त घटना या बार बार दोहराए जाने वाली घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना का आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को किसी साइनाकार तरंग की कला परिवर्तन की दर के रूप में भी हम लोग समझ सकते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वह हर्ज होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी सूर्य का ऊर्जा का जो स्रोत है वह क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में मिलकर ड्यूटेरियम हीलियम का निर्माण करते हैं और विशाल मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। यह सूर्य तथा तारों, ये दो सूर्य और तारों, चूंकि सूर्य भी एक तारा है, का ऊर्जा का स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से ऐसी कौन सी धातु है जिनके ऊपर से भाप गुजरती है तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती? यानी कौन सी धातु जिसके ऊपर हम लोग वेपर गुजारते हैं उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा तांबा, ऑप्शन नंबर बी, तांबा। तांबा एक भौतिक तत्व है जिसका जो संकेत क्या है? Cu, और इसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो 29, और परमाणु भार एटॉमिक मास पूछा जाए तो 63.5 है। और यह जो है विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो बेलाडीला जो खान है इसमें किसका खनन होता है? तो यहाँ से किसका खनन होता है? हेमेटाइट का। किसका खनन होता है? हेमेटाइट का, यानी लोहे का। हेमेटाइट यह जो है लोहे का अयस्क है, लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट का जो सूत्र होता है Fe2O3, यह जो है लोहे का अयस्क है, और यहाँ से जो है इसी का हेमेटाइट का खनन होता है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो धातु तत्वों के लिए 2882 होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये किसका संरूपण है? तो ये कैल्शियम का संरूपण है। वहीं बात करें 28, तो 28 यह संरूपण है नियोन का। किसका है? नियोन का। जबकि 288 यह ऑर्गन का है। किसका है? ऑर्गन का है। 287 यह क्लोरीन का है। किसका है? क्लोरीन का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? यानी एस्पिरिन की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो एस्पिरिन की प्राप्ति या एस्पिरिन नामक पेड़ के लेक्टेस से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। एस्पिरिन क्या होता है? एक सिलेट औषधि है जो अक्सर हल्के दर्दों में छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? तो सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है।
कार्बन का शून्यतम रूप है। अच्छा, हरा हीरा सबसे दुर्लभ हीरा होता है, हरा हीरा सबसे दुर्लभ होता है। अच्छा, हीरे में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? तो sp3। कौन सा प्रसंस्करण? sp3 प्रसंस्करण पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बिहार के नेता थे बाबू कुंवर सिंह, जिन्होंने आरा जगदीशपुर से इसका नेतृत्व किया था। आरा जगदीशपुर से इसका नेतृत्व किया था। बिहार में सबसे पहले 12 जून 1857 को देवघर जिला, जो अभी झारखंड में है, के रोहनी नामक जगह पर अमानत अली, सलामत अली और शेख हागो बगावत करके अंग्रेज अफसर को मार देते हैं और वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने 1909 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1909 ईस्वी का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसकी अध्यक्षता किया था मदन मोहन मालवीय ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। दादा भाई नौरोजी जी ने 1906 ईस्वी में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, स्वराज शब्द का। रास बिहारी बोस ने 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जिसमें कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ था। और विशन नारायण धर जी ने 1911 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जिसमें पहली बार जन गण मन गाया था, जन गण मन गाया गया था। तो ये तीनों आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो वंदे मातरम, अभी हम लोगों ने जनगण मन देखा 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में, यहाँ पूछा जा रहा है वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ये पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। अच्छा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सयानी जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। 1887 का जो अधिवेशन हुआ था वह मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। और बदरुद्दीन तैयब जी ये जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। वहीं बात करें 1907 हम लोग देख लिया, रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता किया था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। चलिए, 1883 ईस्वी में, तो इसमें कांग्रेस का गठन भी नहीं होता। कांग्रेस की स्थापना 1885 में कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून कब किया था? 12 जून 1905 ईस्वी को इसकी स्थापना किया था। इसका उद्देश्य क्या था? भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना तथा संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध, जो वांडीवास युद्ध हुआ था किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो हम लोग जानते हैं यह फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच यह युद्ध हुआ था। और यह युद्ध हुआ कब था? 1760 ईस्वी में हुआ था। जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेज जो है, इंग्लिश मैन जो है वह जीत गए थे और फ्रांसीसी हार गए थे। ब्रिटिश जीत गए थे और फ्रांसीसी हार गए थे। एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व इसमें किसने किया था? आयरकुट ने किया था। किसने किया था? आयरकुट ने। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था, तो ये किसने किया था? लाली ने किया था। किसने किया था? लाली। पूरा नाम था काउंट डी लाली, काउंट डी लाली ने किया था। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें पूछा जा रहा है बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। 1764 ईस्वी को बंगाल के नवाब मीर कासिम
अवध के जो नवाब थे, अवध के जो नवाब थे वह कौन थे उस समय? शुजाउद्दौला। कौन थे? शुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह जो दिल्ली में बैठा हुआ था, शाह आलम द्वितीय। तीनों की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था, जिसमें अंग्रेजों ने तीनों की सेनाओं को पराजित कर दिया था। तीनों सेनाओं को क्या किया था? पराजित कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लोकसभा टीवी और संसद टीवी को मिलाकर बने नए टीवी का क्या नाम है? तो लोकसभा और राज्यसभा टीवी पहले दोनों अलग हुआ करते थे, इसे मिलाकर संसद टीवी बना दिया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? संसद टीवी। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए इसका जो है एक साल के लिए रवि कपूर को 1 साल के लिए इसका सीईओ जो है नियुक्त किया गया। चलिए अगला प्रश्न, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये मनाया जाता है 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जून की बात आई तो जून के महत्वपूर्ण हम लोग दिवस को भी देख लेते हैं एक बार। जून में 4 जून को हम लोग मनाते हैं। 4 जून को मनाते हैं आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को हम लोग मनाते हैं पर्यावरण दिवस। वहीं 14 जून को हम लोग मनाते हैं रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस। और वहीं 21 जून को हम लोग मनाते हैं 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 23 जून को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और 29 जून को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इस दिन पीवी महालनोबिस का जन्मदिन मनाते हैं, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक जो 2021 से 30 का आयोजन निम्नलिखित में से कौन कर रहा है? इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो इसका आयोजन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद्य और आपूर्ति संगठन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक जो है आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है, जो 21 से लेकर 30 तक चलेगा। 21 में प्रारंभ हुआ, 30 तक चलेगा। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम और ये खाद्य और कृषि संगठन दोनों ने मिलकर जो है इसका नेतृत्व कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 ईस्वी में इसकी प्रस्ताव की घोषणा किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कटौती कर जाए कि चीनी पर होने वाले खर्च समान रहे, यानी खर्च अपरिवर्तित रहे। 25% वृद्धि हो गया चीनी का मूल्य में, तो इसका एक फॉर्मूला है प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस जो वृद्धि हुआ है और गुने 100। तो आंसर हो जाएगा, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 25/125 गुने 100, 25/125 गुने 100। इसे 25 से काट दे 5 बार में, इसे 5 से काट दे तो 20 बार। आंसर हो जाएगा 20%, 20%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 10 मित्र आपस में हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? तो इसका भी एक सूत्र है। तो ये हो जाएगा, इसका सूत्र है हाथ मिलाने की संख्या बराबर हो जाएगा n × n-1/2। n होता है हाथ मिलानों की संख्या, तो हाथ मिलाने वालों की संख्या कितना है? 10, और ये 10 - 1 यानी 9/2, तो 10 × 90/2 यानी 45। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45। चलिए प्रश्न है, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है, मीटर में है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्पीड जो है, इसका स्पीड चाल दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर पर आवर। इसे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 5/18 से क्या करेंगे हम लोग, 5/18 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे इसे। तो ये हो जाएगा कितना, 25/18, 25/18 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना हो गया, स्पीड इस आदमी का
25/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब कह रहा है मान लेते हैं पुल की लंबाई x मीटर, मान लेते हैं पुल की लंबाई कितना है, x मीटर है, कितना है, x मीटर है। तो हमको ज्ञात करना है पुल की लंबाई, तो x बराबर, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है। तो पुल की लंबाई हमको ज्ञात करना है, यानी दूरी ज्ञात करना है। पुल की लंबाई वही दूरी होगा, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, चाल गुना समय। उसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, हमको मीटर में निकालना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और समय दिया हुआ है 15 मिनट, इसे हम लोग सेकेंड में चेंज कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दिए 15 को, इसे काट लीजिएगा। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 1250, कितना आ जाएगा, 1250 मीटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 500 और 1000 के बीच कितनी संख्या है 13 से विभाज्य, यानी 13 से डिवाइड है। 500 और 1000 के बीच बोल रहा है, तो 500 के जस्ट बाद 507 वो नंबर है जो 13 से विभाज्य है, इसके बाद 517 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, और ये लास्ट में 988 जो है यह 13 से डिवाइड है। तो इसका फॉर्मूला होता है अंतिम पद बराबर 988 बराबर, अंतिम पद बराबर प्रथम पद जो 507 है जोड़ n, यानी पदों की संख्या -1 इंटू जो अंतर है, तो 13 का अंतर है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो n का मान निकल जाएगा, n का वैल्यू निकल जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38, यानी 38 ऐसी संख्या है 500 और 1000 के बीच जो 13 से डिवाइडेड है। चलिए अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत निकाला, यानी कितना प्रतिशत उन्होंने गलत किया, जो बना है उसमें कितना प्रतिशत की गलती हुई है। तो मान लेते हैं वह संख्या x है, तो उन्होंने क्या किया, x को 5/3 से गुना करना था, कर दिया, जो करना कितना था, x को 3/5, तो अंतर निकाल लेते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर निकल जाएगा 16x/15, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, तो त्रुटि कितना होगा 16x/15 बटे कितना में, तो 5x/3 गुने 100, तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा 64%, 64% आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है। तो फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार ये किसे दिया गया है, तो ये पुरस्कार जो है दिया गया है जिशान ए लतीफ़ को, किसे दिया गया है, जिशान ए लतीफ़ को दिया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इन्हें जो है अपने फोटो निबंध के लिए यह पुरस्कार जीता है, जिसमें उन लोगों की दुर्दशा शामिल है इन्होंने जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनसीआर में शामिल नहीं किया गया था। यह अक्टूबर 2019 में कारवां में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां सदस्य यह कौन सा देश है, तो एंटीगुआ और बारमूडा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इसका मुख्यालय कहाँ है, भारत के गुरुग्राम में अवस्थित है, भारत के गुरुग्राम में अवस्थित है। चलिए प्रश्न है, भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर कब तक G20 की अध्यक्षता करेगा। तो G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से, ये पूरा G20 का जो अध्यक्षता अभी भारत में हो रहा है, तो कब तक, तो ये 30 नवंबर 2023 तक इसकी भारत अध्यक्षता कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल किया है।
तो संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में शामिल किया गया है। तो ये किस विभाग के तहत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय सेवा विभाग, वित्तीय सेवा विभाग। चलिए अगला प्रश्न, वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में प्रथम स्थान पे जो राज्य रहा है वह है तेलंगाना। कौन सा राज्य रहा है? तेलंगाना राज्य रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2014 में भी तेलंगाना राज्य स्टार्टअप स्टेट की मनोवृत्ति के साथ अपनी यात्रा शुरू किया था और इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था लचीला विस्तार के लिए खुला और सुशासन का एक अनूठा मॉडल विकसित करने के लिए समर्पित रहना। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, इस पुस्तक के जो लेखक है वह लेखक कौन है? तो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। इसका जो है विमोचन हुआ है 5 अप्रैल 2022 ईस्वी को और इसके लेखक हो गए यही। और इसका जो विमोचन किया था वह केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने इसका विमोचन किया था? धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश की सरकार ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू किया? तो हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू किया दिल्ली सरकार ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 2022-23 के शैक्षणिक सत्र के लिए हॉबी हब स्थापित करने की परियोजना सिंगल शिफ्ट के सरकारी स्कूलों में यह लागू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 303 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन ने लॉन्च किया। इसे जिस सैटेलाइट से लॉन्च किया गया है तो वह है लॉन्ग मार्च 4C, लॉन्ग मार्च 4C। इस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। यह चीन के भूमि समुद्र रडार उपग्रह का समूह का हिस्सा है। गाओफेन 303 को गाओफेन 3 और गाओफेन 302 उपग्रह में जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर ने पहले खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी की है? तो पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट, इसका आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है जमशेदपुर, झारखंड की जमशेदपुर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये 12 से 13 अप्रैल को झारखंड में इसका जो है आयोजन शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में खोला गया? तो भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब यह हैदराबाद में खोला गया, तेलंगाना के हैदराबाद में खोला गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तेलंगाना सरकार ने बहुहित धारकों के साथ मिलकर हैदराबाद में यह फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी शुरू किया। हब अत्याधुनिक प्रवाह रसायन उपकरण से लैस है। यह फर्मा अनुसंधान और विकास में वैज्ञानिक क्षमता है उसे क्या करेगा? बढ़ाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की? तो 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो महिला है वह है कामी रीता शेरपा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पुराने पारंपरिक दक्षिण पूर्व रिज मार्ग को इन्होंने चुना था। कामी रीता शेरपा 1994 ईस्वी में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर के शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वह पहला व्यक्ति था शेरपा तेजिंग और न्यूजीलैंड के हेमल्ट हिलरी। वहीं बात करें भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल थी। वहीं माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला अगर पूछा जाए तो वह महिला थी संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव वह महिला थी।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधों को सफलतापूर्वक उगाया है। निम्नलिखित में से किस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा इस मिट्टी को पृथ्वी पर लाया गया था? यानी चांद की मिट्टी को पृथ्वी पर कब लाया गया था जिसमें पहली बार पौधों को सफलतापूर्वक उगाया गया है? तो यह लाया गया था अपोलो मिशन के तहत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधा उगाया है जिसे अपोलो मिशन के तहत पृथ्वी पर लाया गया था। यह चंद्रमा पर और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के दौरान भोजन उगाने और ऑक्सीजन की दिशा में पहला जो है सफल कदम भी माना जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट जिसे लाइफ मूवमेंट शुरुआत किसने की है? तो लाइफ मूवमेंट की शुरुआत जो है यह किसने किया है? तो यह किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पिछले साल ग्लासगो में कोप का बैठक हुआ था, कोप 26 के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान जो है लाइफ का विचार पेश किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत ने अपनी परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो वह जो है मध्यम दूरी की छोटी बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नि 4। अग्नि 4 का भी सफलतापूर्वक परीक्षण भारत ने कर दिया है। ये इसकी जो मारक क्षमता है वह लगभग 4000 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र इसका जो उद्घाटन किया गया है वह केरल के कोच्चि में किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोच्चि में कैंसर निदान और अनुसंधान संस्थान की जो है क्या आधारशिला रखी, उद्घाटन किया। कैंसर निदान और अनुसंधान के लिए कार्किनोस हेल्थ केयर का उन्नत केंद्र एवं केंद्रीय प्रयोगशाला के रूप में यह कार्य करे। अच्छा, केरल की बात है। केरल का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी तिरुवनंतपुरम और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क यह नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय नहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय। कौन है? गोपाल राय। उन्होंने भारत का पहला ई कचरा इको पार्क जो है दिल्ली में स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 41वां विला डी वेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये टूर्नामेंट जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। अरविंद चिदम्बरम जो पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन भी है शतरंज का, उन्होंने टूर्नामेंट में टाई ब्रेकर के आधार पर आर्मेनिया के रॉबर्ट होबनियान्स और हमवतन रोहन राधवानी को पछाड़कर जो है यह टूर्नामेंट जीता है। अगला, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तीसरे संस्करण में प्रमुख राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो प्रमुख राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पे रहा है कर्नाटक, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पे रहा है मणिपुर। कौन सा राज्य रहा है? मणिपुर। और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर रहा। इंडेक्स की बात आई, कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हम लोग 2023 की देख लेते हैं। तो वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक इसमें प्रथम स्थान पे रहा है आइसलैंड। और इंडिया जो हमारा भारत जो रहा है वह कौन से स्थान पर रहा है? 126वें स्थान पर रहा है, 126वें स्थान पर रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक हम लोग देख लिया। विश्व खुशहाली रिपोर्ट देख लेते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023, इसमें फिनलैंड जो है, फिनलैंड 136 देशों में फिनलैंड फर्स्ट स्थान पर है खुशहाली में। और भारत हमारा जो है इंडिया जो इसमें रहा है वह 126वें स्थान पर रहा है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो 2025 में जो महिला का एक दिवसीय वर्ल्ड कप होगा उसकी मेजबानी
कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। कौन सा देश करेगा? भारत। और अभी 2023 का पुरुष का वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, यह भारत इसका आयोजन कर रहा है। वहीं बात करें 2024 का महिला T20 वर्ल्ड कप, यह बांग्लादेश में खेला जाएगा और 26 का इंग्लैंड में खेला जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो खंडवा में। कहाँ किया जाएगा? खंडवा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाने का योजना है, जिससे लगभग 6000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इससे में लगभग 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत होगी। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट यह तेलंगाना में चालू है। कहाँ है? तेलंगाना में है। चलिए अगला प्रश्न, किस देश ने अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप यह अपना देश भारत जीता। कौन सा देश जीता है? अपना देश भारत। यह उड़ीसा में भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में इसका आयोजन किया था, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से पराजित किया था। 5-2 से पराजित किया था और भारत यह जो है दूसरी बार लगातार यह प्रतियोगिता जीता है। चलिए अगला प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वी प्रणव। कौन बने हैं? वी प्रणव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं 73वें जो ग्रैंड मास्टर बने थे वह थे भरत सुब्रमण्यम। 74वें ग्रैंड मास्टर यह बने थे तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव पी। यह जो है 73वें ग्रैंड मास्टर बने थे। तो दोस्तों ये था खान सर की तरफ से बेहतरीन सेट, जिसमें हम लोगों ने आज 50 प्रश्न देखे और बहुत अच्छे से इस सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास किया है। कल के सेट में हम लोग अगला सेट नंबर 2 देखेंगे, उसका भी 50 प्रश्न देखेंगे। और एडिटेरिया का सेट भी आया है, तो वो सेट हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एडिटेरिया का जो सेट आया है, जो बुक में दिया हुआ है, उसके अलावा भी हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन जानेंगे, तो उसे भी आप लोग देखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।